Hello students, NCERT Solutions Probability Class 12th। तो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस मैं आपको कुछ एक यूज़फुल फार्मूला बताऊंगा और जो 11th क्लास का एक फार्मूलों का वीडियो है उसे भी आप यदि देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर को करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे एरिया के आसपास रहते हैं, इफ़ यू दे वांट टू रजिस्टर दे कैन रजिस्टर ऑन गिवन बिलो नंबर्स। नाउ 12th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर जो कंसेप्ट एंड फॉर्मूले आते हैं एज पर करंट सीबीएसई सिलेबस। करंट सीबीएसई सिलेबस में बर्नौलीज ट्रायल, वेरिएंस एटसेट्रा आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो वो टॉपिक्स मैं अभी कवर करने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले आता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल होती है जब आपके दो इवेंट हो रहे हों, कम से कम दो इवेंट हो रहे हों, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, एक साथ दोनों इवेंट हो रहे हैं, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखा है पी ई ऑब्लिक एफ। तो हाउ टू रीड इट? ई ऑब्लिक एफ का मतलब दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। पहले ई लिखा हुआ है तो ई की ही प्रोबेबिलिटी है। ऑब्लिक एफ का मतलब है कि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आपको ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो आपकी आएगी एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ। एन ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। आप ई सेट बनाएंगे, एफ सेट बनाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, उसको नंबर ऑफ एलिमेंट जो इवेंट हो चुका है उसके एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। इन दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि पी एफ ऑब्लिक ई होता, यहाँ पे फॉर्मूला केवल पी ई ऑब्लिक एफ का दे रखा है, यदि ये पी एफ ऑब्लिक तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट एफ सच दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। जो बाद में आएगा ऑब्लिक के बाद वो इवेंट हो चुका है, और जो पहले लिखा हुआ है वो इवेंट आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑब्लिक ई में न्यूमरेटर सेम आता एन ई इंटरसेक्शन एफ, मगर डिनोमिनेटर में आपका एन ई आ जाएगा। इसके बाद ये कुछ एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। ई एंड एफ बी द इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एफ ऑन एक्सपेरिमेंट। पी एस ऑब्लिक एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इवेंट एस एफ हो चुका है, तो एस के होने की प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअल में पी एस ऑब्लिक एफ और पी एफ ऑब्लिक एक ही बात है, क्योंकि एफ इज द सबसेट ऑफ एस। तो आपका एफ हो चुका है तभी भी पूरे सैंपल स्पेस की होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन होने वाली है, इट इज इक्वल टू वन होगी आपकी फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी ऑफ द सैंपल स्पेस एस इफ एफ इज अनदर इवेंट सच दैट पी एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आपके ए और बी दो इवेंट है और एफ कोई एक तीसरा इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी सच दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली क्लास 11th में जो आप एडिशन थ्योरम लगाते थे वही लगाना है। आप पी ए यूनियन बी निकालने के लिए आपसे कहा जाता, तो आप लिखते पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये एडिशन थ्योरम है। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं पी ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ, तो अब आप क्या करेंगे, पी ए ऑब्लिक एफ लेंगे प्लस पी बी ऑब्लिक एफ लेंगे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ ले लेंगे। मतलब उन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज आप लेंगे सच दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। फर्दर आएगा आपका पी ई कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक एफ। इसका मतलब है एफ के होने के बाद, एफ इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी पी ई ऑब्लिक एफ, उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये रूल ऑलवेज कीप इन माइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट का सम ऑलवेज वन होता है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स। in 11th class you have done addition theorem for two event, PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे फॉर एनी टू इवेंट। तो किन्हीं भी E and F are two event associated with the sample space, then PE intersection F means probability of simultaneous occurrence of E and F। यदि E it is equal to आएगा PE into PF oblique E, PE into PF oblique E, और इट इज PF into PE oblique F, वो इस फॉर्मूले से आ गया है।
फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर फॉर्मूला, पीई ऑब्लिक एफ, इसको आप पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ भी लिख सकते हैं। तो पीई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू पी एफ इंटू पीई ऑब्लिक एफ हो जाएगा। तो उसी बेसिस पर ये फॉर्मूला लिखा गया है यहाँ पर कि पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू आप पीई इंटू पी एफ ऑब्लिक ई लिख सकते हो, या पी एफ इंटू पी ऑब्लिक एफ लिख सकते हो। फर्दर फॉर थ्री इवेंट यदि इसी को निकालना है आपको, ई एफ एंड जी थ्री इवेंट्स हैं, तो इन दैट केस जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पी इंटू पी एफ ऑब्लिक ई इंटू पी जी ऑब्लिक ई इंटरसेक्शन एफ, या इट इज पी इंटू पी एफ ऑब्लिक ई इंटू पी जी ऑब्लिक ई एफ। इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो इवेंट एक के बाद एक हो रहे हो और मगर उनका एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हो, ऐसे इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। जब इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो लाइक ये पी ऑब्लिक एफ लिखा हुआ है, ये पी के इक्वल हो जाता है, एफ के होने और नहीं होने का इस इवेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपका पीई एफ ऑब्लिक ई पी एफ के इक्वल हो जाएगा, पीई ऑब्लिक एफ पी के इक्वल हो जाएगा। इसलिए पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ होगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में कंडीशन है दैट पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक और चीज है, यदि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। इनका प्रूफ भी है एनसीईआरटी में, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आगे डिस्कस को भी करेंगे। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12th, जिस पे बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, दैट इज बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पर बेस्ड है, कि आप एक सैंपल स्पेस को छोटे छोटे पार्ट E1 E2 अप टू En इवेंट्स में डिवाइड कर देते हो, और इसमें क्या कंडीशंस है इन इवेंट की कि ये सारे के सारे इवेंट एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट होता है उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ऐसे दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर ऑल यदि मैं सभी इवेंट्स को ई आई और ई जे से रिप्रेजेंट करूँ तो वो सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं और उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ई आई एंड ई जे इज इक्वल टू 5 है। दूसरी कंडीशन है इन सभी सेट्स का यदि यूनियन लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, जिसे हम क्लास 11th में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोला करते थे। वही चीज होगी कि सभी इवेंट का एक दूसरे से यदि इंटरसेक्शन है तो वो 5 आएगा। किन्हीं भी दो इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, उन सभी इवेंट का यदि यूनियन ले लें तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा। और तीसरी कंडीशन, हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब कुछ ना कुछ होगी ही। तो बेस थ्योरम लगाने के लिए हमें तीन कंडीशन है। एक, सैंपल स्पेस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो पार्ट्स में ये कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो पार्ट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ऐसे पार्ट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दूसरा, उन सभी का यूनियन लेने पर पूरा सैंपल स्पेस आएगा। थर्ड कंडीशन, हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तब यहाँ पे बेस थ्योरम का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ E1 E2 अप टू En आर इवेंट which constitute a partition of a sample space as such that pairwise E1 E2 up to En are disjoint। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 भी 5 होगा, E1 इंटरसेक्शन E3 भी 5 होगा, पेयर वाइज ये सभी डिसजॉइंट है एंड देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस एंड ए बी एनी अदर इवेंट ऑफ द सेम सैंपल स्पेस। एक कोई और इवेंट ले लिया E1 E2 E3 के एटसेट्रा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी ith event such that A has occurred, probability of occurrence of any ith event EI such that A has occurred, it will be equal to होगा, न्यूमरेटर में PEI आएगा इंटू PAEI आएगा और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n PEJ इंटू PAEJ। ये मैं आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो वहां पे मैं बताऊंगा। अभी आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। एक होता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी में 2 और 3 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं। इसमें क्या है कि आपका सपोज फिर से वही आपने पार्टीशन ले लिया सैंपल स्पेस का
E1 E2 अप टू EN be a partition of sample space. सपोज दैट हर एक की इनमें से होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। तो ए किसी भी इवेंट ए और कोई इवेंट ए ले लिया अभी इसी सैंपल स्पेस का, उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं पी ए। तो दैट विल बी इक्वल टू होगा पी ई वन प्लस इंटू पी ए ई वन, पी ई टू इंटू पी ए ई टू, पी ई थ्री इंटू पी ए थ्री अप टू पी एन इंटू पी ए ई एन। दिस द एडिशन थ्योरम ऑफ द या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। लेट ई वन ई टू अप टू ई एन बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस and suppose that each of E1, E2, En has non-zero probability. सबकी non-zero probability है। Let A be any event associated with the same sample space. तो उसके होने की probability जो आती है आपको, इस थ्योरम को हम बोलते हैं टोटल probability थ्योरम। तो आपकी एक्सरसाइज 13.3 में जब क्वेश्चंस इसके आएंगे तब मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू अप्लाई इट, मगर आप इन्हें अभी नोट कर लें सभी फॉर्मूलाज को जिनको मैंने बताया है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। थैंक यू।